Good morning, students. Today we are going to discuss about animal tissues, जंतु ऊतक. Animal tissue, जंतु ऊतक. आपको ऊतक के टाइप्स पढ़ाते समय बताया गया था. ऊतक मेनली दो प्रकार के हैं, प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज. प्लांट सेल के द्वारा निर्मित प्लांटों में पाए जाने वाले टिश्यूज प्लांट टिश्यूज, और एनिमल सेल्स के द्वारा निर्मित एनिमल्स में पाए जाने वाले टिश्यूज को एनिमल टिश्यूज कहते हैं. एनिमल टिश्यूज यहाँ पे जानना जरूरी. काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यूज. काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यूज मीन्स जंतु ऊतक के प्रकार. जंतु ऊतक मेनली 4 प्रकार के होते हैं. ये हैं इपीथीलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर tissues and nervous tissues. ये एनिमल टिश्यूज के मुख्य प्रकार हैं. इपीथीलियल टिश्यूज मीन्स उपकला ऊतक, और कनेक्टिव टिश्यूज मीन्स संयोजी ऊतक. मस्कुलर टिश्यूज मीन्स पेशीय ऊतक. नर्वस टिश्यूज मीन्स तंत्रिका ऊतक. इस तरह 4 मुख्य प्रकार के एनिमल टिश्यूज होते हैं. अब हम लोग इसके बारे में एक एक का डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले पढ़ेंगे इपीथीलियल टिश्यूज. इपीथीलियल टिश्यूज मीन्स उपकला ऊतक. उपकला ऊतक ये हमारे शरीर पर या जंतुओं के शरीर पर फलों की छिलकों की भांति कवर का फॉर्मेशन करता है. मीन्स उपकला ऊतक आउटर या इनर सरफेस पे कवर बनाने का काम करता है. इसे हम उपकला ऊतक कहते हैं. यह ऊतक भीतर स्थित अंगों की सुरक्षा करता है, और इसके और भी तमाम कार्य होते हैं. ये वर्णात्मक पारगम होता है. पदार्थों को पहचान कर आने जाने देता है. कहीं कहीं पे इसका एक्सचेंज एब्जॉर्प्शन का होता है, अवशोषण का होता है. जैसे हम सिर पे तेल लगते हैं तो तेल एब्जॉर्ब हो जाता है. आप बहुत दिन से शरीर में तेल ना लगाए हों, या कोई चोट वोट लग जाती है, आप मरहम वगैरह मालिश करते हैं, ऑयल वगैरह मालिश करते हैं, देखिए आप धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब हो जाता है. इसी प्रकार विभिन्न जगहों पे इसका काम सेक्रेशन करना भी है. जैसे हम देखते हैं कि हमारे माउथ कैविटी से लार निकलता है. ये जो इनर कवरिंग है ये इपीथीलियल टिश्यूज की है. यह शरीर से पसीना निकलता है, ये पसीना भी सेक्रेशन होता है, लार भी सेक्रेशन होता है. इसी प्रकार आँख की दीवार में जो एपिथेलियल टिश्यूज है उसमें ग्लैंड्स होती हैं, वो विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करती हैं. लंग्स में हमारे गैसियस एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है. वह भी ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज के सरफेस के द्वारा होता है. लंग्स की एल्वियोलाई कैपिलरी के सरफेस के द्वारा होता है. इसी प्रकार हमारी आंत में भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, वह भी एपिथेलियल टिश्यूज के द्वारा होता है. और ऊतकों में ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है, विभिन्न पदार्थों का आदर्श पदार्थों का एक्सचेंज होता है, वह सब भी सरफेस के द्वारा होता है.
एपिथेलियल टिश्यूज विभिन्न अंगों का या विभिन्न रचनाओं का फॉर्मेशन भी करती है, जैसे नाखून हमारे अंगुलियों में है या जंतुओं के सींग होती है, इस तरह इन अंगों का फॉर्मेशन भी करती है। इस तरह बहुत सारे फंक्शन हैं इसके, ये फंक्शन आप बुक से देखेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज कई प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर आपको एक आउटलाइन देंगे जिससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगी, और विभिन्न किताबों में ये चीज़ अलग अलग टाइप से दी गई है। विभिन्न लेवल की किताबें आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो और डिटेल दिया जाएगा। हम यहाँ पे एक सॉलिड नॉलेज आपको उपलब्ध कराएंगे। जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम, नेक्स्ट क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, स्ट्रैटिफॉइड एपिथेलियम, सीलेटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इस प्रकार ये मुख्य एपिथेलियम के प्रकार हैं। अगर आप किसी बुक में और कुछ नाम जुड़ा हुआ देखें तो इसमें घबराने की बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि इसका डिवीज़न कई प्रकार से किया जाता है। इससे एक आउटलाइन हमने आपको दिया जिससे आपको कुछ जानकारी रहेगी, और अगर और बुक पढ़ेंगे तो आपको उसको समझने में आपको आसानी होगी। स्क्वैमस एपिथेलियम मीन्स सल्की उपकला, क्यूबॉइडल एपिथेलियम मीन्स घनाकार उपकला, कॉलमनर एपिथेलियम मीन्स स्तंभाकार उपकला, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम अस्तरित उपकला, सीलेटेड एपिथेलियम रोमाभी, रोमाभी मीन्स बाल के समान संरचनाएं होती हैं सीलिया का तेज को, उसी से बना है सीलेटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्रंथिल उपकला। इस तरह से इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा एक एक के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वैमस एपिथेलियम देखिए यहीं पे समझते चलिए। स्क्वैमस मीन्स होगा सल्क के समान, इस तरह से सल्क के समान कोशिकाओं की, चपटी चपटी कोशिकाओं की बनी होती है। इस प्रकार की उत्तक मुख्यतः ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर पदार्थों का आदान प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जैसे लंग्स की एल्वियोलाई या ब्लड वेसल्स की कैपिलरी के ऊपर। ऐसी जगहों पे स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। और क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल में होता है घन, क्यूब में होता है घन, घन के आकार की, घन में होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो। ये देखें आप इस तरह से जो उत्तक होती है घन के आकार की सेल्स होती हैं, इन्हें क्यूबॉइडल सेल्स कहते हैं। और कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम मीन्स होता है जो खंभे, कॉलम मीन्स होता है खंभा, जो खंभे के आकार की होती है, मीन्स जिसकी चौड़ाई कम होती है लेकिन लंबाई अधिक होती है। इस तरह से खंभाकार कोशिकाएं होती हैं। इसे कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम।
ऐसे ही आगे होती है स्टोडिफाइड एपिथेलियम। स्टोडिफाइड की हिंदी होती है अस्तरित एपिथेलियम, अस्तरित उपकला, मीन्स जिसमें अस्तर पाए जाते हैं जो कई लेयर में पाया जाता है। इस प्रकार इसके नीचे की जो लेयर होती है वो जनरली क्यूबॉइडल होती है, और इसके ऊपर इस तरह से अस्तरों में सेल्स पाई जाती है। ये सेल्स इसे अस्तरित उपकला कहते हैं। ये उपकला ऐसे स्थान पर पाई जाती है जहाँ पे उपकला का कार्य सुरक्षा करना होता है। जैसे स्किन के ऊपर हम लोगों के शरीर पर ढेर सारे रगड़ पड़ते रहते हैं, हम लोग नहाते समय शरीर को रगड़ते रहते हैं, या अदर्स किसी भी तरीके से झटके लगते रहते हैं, या आप देखिए कान में, हमारे कान में आप साफ करते रहते हैं, या खाना खाते समय मुंह पे माउथ कैविटी की चारों तरफ रगड़ पड़ती है। आप खाना खाते हैं, स्टमक पे भोजन जाता है, रगड़ता है। इस तरह से हार्ट आपका बार बार इस तरह फूलता पिचकता है। ऐसे स्थानों पे जहाँ पे रगड़ पड़ती है, या आँख की पलक, आप देखिए आँख की पलक बार बार झपकती है, जहाँ पे का सुरक्षा का होता है वहाँ पे स्टोडिफाइड एपिथेलियम पाई जाती है। ऊपर की त्वचा का छीजन चलती रहती है, छीजन होता रहता है, और नीचे से ये सेल्स बनती रहती है। इस सेल को कहते हैं, इस लेयर को कहते हैं जर्मिनल लेयर। और ये सेल जो बार बार लाइन दिखाई गई है हर एपिथेलियम में, उसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये सेल एडजस्ट होती हैं, और इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यूज होता है जिससे इनको नरिशमेंट और आदि चीज़ें प्राप्त होती रहती है। ये रहा स्टोडिफाइड एपिथेलियम। ऐसे ही आपको नेक्स्ट है सीलेटेड एपिथेलियम। मैंने बताया आपको कि ये अभी बताया ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कॉलम के आकार की सेल्स होती हैं इस तरह पे, और इसमें हेयर के समान स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ही सीलिया कहते हैं। सीलिया या रोमाल, हिंदी में कहते हैं रोमाल। इसीलिए इस चीज़ को सीलेटेड एपिथेलियम कहते हैं। ये ऐसी जगह पर पाई जाती हैं जहाँ पर नलियों वगैरह में बहाव की ज़रूरत होती है, कोई चीज़ बहा करके जाता है। जैसे हमारी श्वसन नली में हवा जाती है, तो हवा को ये पुश करते रहते हैं जिससे अंदर जाती है। या अंड वाहिनी में अंडे चलते हैं, तो अंडों को आगे धकेलने के लिए पाई जाती है। या शुक्र वाहिनी में शुक्राणु चलते हैं, उनमें पाई जाती है। या मूत्र वाहिनी में मूत्र बहा करके जाता है, मूत्र का बहाव बराबर बना रहे, इसलिए ऐसी स्थान पर सीलेटेड एपिथेलियम पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हमारे शरीर में जितनी ग्लैंड्स होती हैं वो सेक्रीशन का काम करती हैं। जैसे आंसू ग्रंथियों से आंसू निकलता है, लार ग्रंथियों से लार निकलता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक की दीवार में पाई जाती है।
गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इस प्रकार जो ग्लैंड्स का काम करने वाली ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं उनमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम से मिलकर बनी होती हैं। ये जलड़ी गुच्छों में पाई जाती हैं और किसी पदार्थ का फॉर्मेशन और सेक्रेशन करती हैं। इन्हीं को ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। इस प्रकार एपिथेलियम के ढेर सारे टाइप्स हैं, जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको बताया जाएगा। इतने से 9th क्लास में आपका काम हो जाएगा। आप बच्चों होमवर्क नोट करिए। एनिमल टिश्यूज किसे कहते हैं? नेक्स्ट, एनिमल टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। नेक्स्ट, उपकला उत्तक क्या है? नेक्स्ट, उपकला उत्तक कितने प्रकार का होता है? बस।